नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं IBPS RRB PON क्लर्क की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम पूरा अपडेटेड सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस देखने से पहले सबसे पहले हमें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हमें पता लगेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। ये रहा IBPS RRB PO एंड क्लरिकल केडर का एग्जाम पैटर्न। ऑफिस असिस्टेंट का मतलब होता है IBPS RRB क्लर्क और ऑफिसर स्केल 1 का मतलब होता है IBPS RRB PO। यहाँ पे आप सही देख रहे हो, केवल 2 ही सब्जेक्ट होते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। जी हाँ, यहाँ पे आपको इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता IBPS RRB PO एंड क्लर्क की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट कौन कौन से रहते हैं, एक होता है रीजनिंग और दूसरा होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स। सेम यहाँ PO में भी देखोगे तो एक होगा रीजनिंग और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स। दोनों में देखा जाए तो रीजनिंग के सवाल 40-40 है दोनों ही PO और क्लर्क की पैटर्न में, और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स के लिए भी 40-40 सवाल रखे गए हैं। टोटल सवाल देखेंगे तो 80 सवाल बन जाएंगे और 80 मार्क्स बन जाएंगे, और कुल टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट्स का। यानी इन 45 मिनट्स में आपको ये 80 सवाल सॉल्व करने रहेंगे। यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर रीजनिंग के लिए इतने ही मिनट दिए जाएंगे और पर्टिकुलर मैथ्स के लिए इतने ही मिनट दिए जाएंगे। ओवरऑल टाइम रखा है 45 मिनट्स का। तो सबसे पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जैसे कि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, और आपको दिए गए यानी आपको आपका वेन्यू अलॉट किया गया है उस वेन्यू पे जाके एग्ज़ाम देना रहेगा। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो घर से हो जाएगा क्या, तो घर से नहीं होता, आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाना रहता है। मुझे काफ़ी सारे ऐसे सवाल आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। इंस्टाग्राम पेज की आईडी है IBPS_गुरुजी। अगर आपका भी कोई डाउट है, आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे DM कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप रहता है। जी हाँ, यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्टिव सवाल नहीं होता, आपको एक सवाल रहता है, 5 ऑप्शन रहते हैं और उनमें से आपको सही का चयन करना रहता है। पेनल्टी है रॉन्ग आंसर के लिए, अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो उस क्वेश्चन के एलोटेड मार्क्स का 1/4 डिडक्ट हो जाएगा। यानी इस केस में क्या होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क का है तो एक क्वेश्चन गलत होने पे उस क्वेश्चन का 1 मार्क तो नहीं मिलेगा, परंतु आपके जितने मार्क्स बने होंगे उनमें से 1/4 यानी 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। वैसे जितने क्वेश्चन गलत होंगे उतने मार्क्स माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब होता है कि आपको रीजनिंग में भी मिनिमम कट ऑफ मेंटेन रखना है और मैथ्स में भी मिनिमम कट ऑफ मेंटेन रखना है। यानी 40 में से एक मिनिमम कट ऑफ बनेगा, इसके 40 में से भी एक मिनिमम कट ऑफ बनेगा, उसको आपको लाना ही लाना है। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ भी है, यानी आपको 80 में से भी एक कट ऑफ बनेगा, वो भी आपको लाना ही है, तभी आप मेन एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि सर मतलब ये टोटल ओवरऑल मार्क्स लाने हैं तो कितने लाने हैं, तो कट ऑफ जो है वो एग्ज़ाम के बाद डिसाइड होता है। तो एग्ज़ाम के बाद ही पता लगता है कि कौन सा कट ऑफ रहेगा। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आप चेक कर सकते हो, गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी कोई इंग्लिश सेक्शन नहीं है इस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, और अगर आपका कोई डाउट है एग्जाम पैटर्न रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले रीजनिंग एबिलिटी के सिलेबस के बारे में, और बाद में बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स के सिलेबस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस फॉर द IBPS RRB PO एंड क्लर्क प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2024। तो सबसे पहला टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग। जी हाँ, ये कंप्यूटर वाला कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, बट यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है, जैसे कि चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग। ये जितने भी रेफरेंस सवाल आपको दिखा रहा हूँ ना, वो प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें से ही दिखा रहा हूँ। तो ये सभी क्वेश्चंस IBPS RRB PO एंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल ही हैं। तो ये चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग कुछ इस प्रकार से सवाल होता है, जहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट का अनुवाद, मतलब ऐसे इस तरह से लिखा जा रहा है, ऐसे को इस तरीके से लिखा जा रहा है, ऐसे को इस तरीके से लिखा जा रहा है, ऐसे को इस तरीके से लिखा जा रहा है, और आपको हर एक वर्ड का एलोटेड असाइंड वर्ड ढूंढना रहता है। और वर्ड ढूंढने के बाद यानी ये पूरी लैंग्वेज डिकोड कर लोगे, उसके बाद आपको ये पूछे गए सवाल का जवाब देना रहता है। यानी ये तकरीबन
5 नंबर का सवाल आपका बन जाता है। और ये कब पूछा गया था? तो पिछले साल IBPS RRB PO प्रीलिम में पूछा गया था। कोडिंग डिकोडिंग का ये सब टॉपिक है। उसके बाद कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, आपको पहले से ये असाइंड होता है, लेटर और डिजिट सिंबल दिए गए होते हैं। उसके बाद आपको कुछ कंडीशन दी जाती है, उस कंडीशन को आपको फॉलो करके ये पूछे गए सवालों के जवाब देने रहते हैं। काफ़ी आसान होता है, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आराम से कर ही लोगे। नेक्स्ट है सिंपल कोडिंग, यानी 1-2 मार्क के सवाल। ये हमने अब तक जो देखे वो 5 मार्क के सवाल थे। अब बात करते हैं सिंपल कोडिंग, जैसे कि फाइंड द ऑड वन आउट। तो आपको थोड़ा पैटर्न बेस्ड ढूंढ के ऑड वन आउट करना है, या फिर सर्टेन लैंग्वेज में इसको ऐसे लिखा जा रहा है, इसको ऐसे लिखा जा रहा है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसका इस बेस्ड पे लॉजिक ढूंढना है। लॉजिक के बेस्ड ऑन आपको इसका भी सेम लॉजिक अप्लाई करके आंसर ढूंढना है इन ऑप्शन में से। ठीक है, तो चाइनीज़ कोडिंग होता है, कंडीशनल कोडिंग होता है, सिंपल कोडिंग होता है, या फिर कोडेड लैंग्वेज होता है। इस प्रकार से मिसलेनियस सवाल होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्शन सेंस टेस्ट। यहाँ पे नाम से ही पता चलता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट देखना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पर्सन होता है जो वॉक कर रहा है कोई भी डायरेक्शन में, कुछ मीटर चलता है, उसके बाद राइट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न लेता है, फिर 10 मीटर या 15 मीटर जैसे जैसे डिस्टेंस दिया जाता है, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन हमें मिलते हैं, उस तरीके से हमें डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। ये भी क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाता है और 2 से 3 मार्क आपको बड़ी आराम से देके जाता है। तो ये भी अच्छा चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड कंपैरिजन। सो ऑर्डर एंड रैंकिंग में सबसे पहले ऑर्डर रैंकिंग का देख लेते हैं। तो ऑर्डर रैंकिंग में आपको क्या बोला जाता है कि इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ, या फिर कोई भी रो में या फिर वर्टिकुलर क्यू में आपको एक रैंकिंग दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे 40 स्टूडेंट बैठे हैं रो में, और ई की जो पोजीशन है वो वी से इतनी है, वी की पोजीशन इतनी है, और आपको अंत में पूछा गया सवाल का जवाब देना होता है। यानी इनफैक्ट इन शॉर्ट आपको ऑर्डर ढूंढना रहता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल में हो चाहे वो वर्टिकल में हो। और दूसरा हिस्सा होता है इस चैप्टर का कंपैरिजन रैंकिंग, जहाँ पे आपको कंपेयर करना होता है। जनरली क्या होता है कि कुछ पर्सन दिए गए होते हैं, उसको कुछ वेट बेस्ड यहाँ पे किस पे कंपेयर किया जा रहा है, तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ मिक्सचर दे रहे हैं ये 6 जार्स में। तो उन जार के बीच में ई हैज़ 10 लीटर मोर मिक्सचर, सी हैज़ लाइटर देन ओनली 2 जार्स। तो इस प्रकार से आपको कंपैरिजन करनी है। कंपैरिजन के बाद आपको उसको सॉल्व आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट वेट का कंपैरिजन है, यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटी का था, डिफरेंट हाइट का होगा। इस तरीके से कंपैरिजन दिया रहता है और आपको 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, और आप बड़े ही आसानी से ये 3 सवाल क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर है अल्फा न्यूमेरिक और वर्ड सीरीज एंड अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि नंबर सीरीज होती है, अल्फ़ाबेट सीरीज होती है, यानी प्लेन। जैसे कि यहाँ पे प्लेन नंबर सीरीज है और उसके बेस्ड ऑन आपको सवाल पूछे जाते हैं। सिंपल सीरीज रहेगी और 5 सवाल रहेंगे, आपको 5 सवाल के अच्छे से आंसर देने हैं और आराम से बन जाता है। अब नंबर की जगह केवल अल्फ़ाबेट डाल दोगे तो अल्फ़ाबेट सीरीज बन जाएगी, अगर सिंबल डालोगे तो सिंबल सीरीज बन जाएगी। तो सिंगल नंबर अल्फ़ाबेट सीरीज रहती है, या फिर अगर देखें तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज भी होती है, यानी तीनों का मिक्सचर, जहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट भी देखने को मिलेंगे, सिंबल भी देखने को मिलेंगे, नंबर भी देखने को मिलेंगे, और इसके बेस्ड ऑन आपको 5 सवाल पूछे रहेंगे। यहाँ पे भले ही मैंने 2 दिखाए हैं, बट वो 5 सवाल पूछे होते हैं, जैसे कि डायरेक्शन 6 to 10। और ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से ही मैं उठा के आपको दिखा रहा हूँ, यानी प्रीवियस ईयर्स या फिर IBPS RRB PO एंड क्लर्क के मेमोरी बेस्ड पेपर में से ही आपको ये सवाल रेफरेंस सवाल दिखा रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया मिले कि इस चैप्टर में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ पैटर्न हो सकती है, ऐसा नहीं है कि यही सवाल होगा, तो आपको उसके अनुसार प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट होता है वर्ड सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई। वर्ड सीरीज होती है जहाँ पे आपको वर्ड दिया रहता है, 3 डिजिट के होते हैं, 4 डिजिट के होते हैं, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, और उसके बेस्ड ऑन 5 सवाल पूछे जाते हैं, और वो सवालों के आंसर आपको जिस तरीके से पूछे हैं उसके आंसर आउट करने हैं, और आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। क्लरिकल कैडर में यानी IBPS RRB क्लर्क के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कुछ 1 नंबर के सवाल भी होते हैं जहाँ पे आपको कुछ ऑपरेशन करने को बोला होता है, जैसे कि वोवेल को एक अल्फ़ाबेट नेक्स्ट मूव कर लीजिए और कॉन्सोनेंट को प्रीवियस मूव कर दीजिए, और उसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करवा दें और आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है
3 डिजिट नंबर सीरीज, ये भी इसी चैप्टर का हिस्सा है, जहाँ पे वहाँ पे वर्ड था 3 डिजिट का 4 डिजिट का, तो यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर दिया रहेगा और उस नंबर पे आपको क्वेश्चन के अनुसार जो ऑपरेशन करने को बोले हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और आपको आंसर निकालना है। बड़ा ही आसान है। और उसके बाद लास्ट सवाल इस चैप्टर का होता है पेयर फाइंडिंग। पेयर फाइंडिंग में भी आपको एक बार लॉजिक समझना रहेगा। लॉजिक समझने के बाद आप इस तरीके से सवाल बड़े ही आराम से कर सकते हो। तो ये था अल्फा न्यूमेरिक चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिलोजिज्म, या फिर सिलोग्स बोलते हैं, या फिर इनको हम स्कूलिंग स्टैंडर्ड में देखें तो वहाँ पे वेन डायग्राम नाम से आता था, याद करो 10th स्टैंडर्ड, तो वही है, उसके बेस्ड ऑन ही है, बट उसका एक नेक्स्ट लेवल आप समझ सकते हो। सिलोजिज्म में क्या होता है, आपको इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप जो भी जानते हो उसको भूल जाना है, क्वेश्चन जो स्टेटमेंट दिए रहे हैं उसको सही मान लेना है और उसके बेस्ड ऑन पूछे गए कंक्लूजन को जज करना है। अगर कंक्लूजन फॉलो कर रहा है तो आपको इस तरीके से आंसर देने हैं। ए का मतलब होता है कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है, बी का मतलब है कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है, सी का मतलब है या तो एक फॉलो करेगा या तो दूसरा फॉलो करेगा, डी का मतलब दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे हैं और ई का मतलब दोनों फॉलो कर रहे हैं। स्टेटमेंट कुछ आपको इस प्रकार से मिलते हैं, ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर मैंगो, नो मैंगो इज बनाना, ओनली अ फ्यू बनानास आर पपया। इसके बेस्ड ऑन आपको एक डायग्राम रेडी करना होता है। डायग्राम के बेस्ड ऑन आपको कंक्लूजन को जज करना होता है। अगर कंक्लूजन सही है तो आपको फॉलोज का मार्क करना है, अगर कंक्लूजन गलत है तो आपको डज नॉट फॉलो का मार्क करना है और डाउट में है तो इधर और केस के लिए जाना है। ये भी चैप्टर सीखोगे तो बड़े ही आसानी से कर जाओगे और ये चैप्टर 5 मार्क का है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। दूसरा है, ये कुछ और सवाल है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से ही मैंने उठाए हैं और नेक्स्ट चैप्टर है इनइक्वालिटी। सो इनइक्वालिटी भी कुछ मिलता जुलता ही है सिलोजिज्म से, बट यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन रहते हैं जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन तो सेम ही देखने को मिलती है कि रिलेशनशिप दी गई है, आपको नीचे दिए गए ऑप्शन में से आंसर चॉइस करने हैं कि कंक्लूजन एक फॉलो करेगा, दूसरा फॉलो करेगा, या फिर एक और दूसरा फॉलो करेगा, या फिर कोई भी फॉलो नहीं करेगा, या फिर दोनों फॉलो करेंगे, जिसमें आपको एक मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड स्टेटमेंट मिलता है। ये रहा स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को जज करके आपको ये बताना है कि ई एफ से लेस देन है कि नहीं, या फिर क्यू ग्रेटर और इक्वल टू टी है कि नहीं। अगर आप इसके आंसर ढूंढ लोगे तो आप उसके बेस्ड ऑन आपको आंसर तय करना है। समझ आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनइक्वालिटी के बाद आता है पजल अरेंजमेंट। इनइक्वालिटी भी 5 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। पजल अरेंजमेंट सबसे हाईएस्ट वेटेज रखता हुआ चैप्टर है, क्योंकि पजल और सेटिंग मिलाकर भी अगर आप काउंट करोगे ना तो 15 से 25 मार्क का चैप्टर बन जाता है। सेक्शन 40 मार्क्स का और 15 से 25 मार्क का वेटेज पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट का, तो काफ़ी वेटेज वाला ये चैप्टर है, तो ये आपको मिस नहीं करना है। पजल अरेंजमेंट में सबसे पहले फ्लोर बेस्ड पजल, जैसे काफ़ी सारी पजल होती हैं तो फ्लोर बेस्ड पजल होती है जहाँ पे 8 पीपल लोग रह रहे हैं बिल्डिंग में डिफरेंट फ्लोर्स पे, तो आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है, उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको अरेंजमेंट बिठानी है और अरेंजमेंट बिठा के पूछे गए सवालों के जवाब देने हैं। इसमें और टाइप होती है, बॉक्स पजल भी होती है कि आपको बॉक्स काउंटिंग दिए जाते हैं, जैसे 7 बॉक्स हैं उसको अरेंज किया जा रहा है एक के ऊपर एक और इंस्ट्रक्शन दी है, उसके अनुसार आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद पूछे गए सवालों के जवाब देने हैं। नेक्स्ट है आपका मंथ एंड डेट बेस्ड पजल, जहाँ पे इस प्रकार से सवाल मिलते हैं कि 6 पर्सन है जो बॉर्न हो रहे हैं 2 डिफरेंट डेट्स पे, 11 और 22 पे, और 3 डिफरेंट मंथ सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी 3 मंथ 2 डेट, यानी टोटल 3 दूनी 6 हो गया। तो 6 पर्सन का अरेंजमेंट आपको दी गई इंस्ट्रक्शन के अनुसार करना है और पूछे गए सवालों के जवाब देने हैं। ध्यान रहे इसमें काफ़ी सारे और पैटर्न्स भी हैं पजल में, जैसे कि टेबुलर फॉर्म हो गया, बॉक्स फॉर्म हो गया, वीक डेज बेस्ड पजल हो गया, मंथ एंड डेट बेस्ड पजल हो गया, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल हो गया, कंपैरिजन बेस्ड पजल हो गया, एटसेट्रा। काफ़ी सारे पैटर्न होते हैं, आप जब चैप्टर पढ़ोगे तब आपको आ जाएगा। इन शॉर्ट ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा सेटिंग अरेंजमेंट, साथ ही मिला के मैंने बोला था कि पजल और सेटिंग मिला के 15 से 25 नंबर का वेटेज रहता है, तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सेटिंग अरेंजमेंट में आपको जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया है, लाइन और रो बेस्ड सेटिंग अरेंजमेंट है, जहाँ पे 8 लोग हैं वो स्टैंड हो रहे हैं इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, तो आपको दी गई इंस्ट्रक्शन के अनुसार उनका अरेंजमेंट करना है और अरेंजमेंट होने के बाद आपको उनके क्वेश्चन के आंसर चयन करने हैं।
दूसरा होता है 2 पैरेलल रो बेस्ड पजल, मतलब वो सिंगल लाइन थी, ये डबल लाइन है जहाँ पे 10 पर्सन है, एक लाइन में 5 लोग बैठेंगे और जो लोगों के नाम ये रहे हैं और दूसरे वाले अगेन 5 और वो आमने सामने बैठेंगे। मतलब स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर रहेगा जहाँ पे ये लोग बैठे हैं ऐसे मुंह बना के, और दी गई इंस्ट्रक्शन के अनुसार आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद पूछे गए सवालों के जवाब देने हैं और आपको आंसर टिक करने हैं। इसमें भी कई सारे पैटर्न होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में, जैसे कि सर्कुलर टेबल में भी हो जाता है, मतलब पहले तो लाइन था सिंगल लाइन, फिर डबल लाइन आया, फिर सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, फिर ट्रायंगुलर टेबल होता है, फिर रेक्टेंगुलर टेबल होता है, फिर स्क्वायर टेबल होता है, फिर पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन सारे टेबल पे वो बना सकते हैं जैसे वो लोग फॉर्मेशन करें, या फिर डबल सर्कल भी होता है या फिर डबल स्क्वायर भी होता है। वो लोग जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे उस तरीके इंस्ट्रक्शन के बेस्ड ऑन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल भी बैठे हैं लाइन में, तो आपको उसके दी गई इंस्ट्रक्शन के अनुसार आपको सॉल्व करना रहता है। यानी अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल रो में बैठे हैं, हमें नहीं पता है कि कितने बैठे हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। तो ये सारे सवाल एक बार आप सीख लोगे तो बड़े ही आसानी से कर लोगे, ऐसा कोई हेडेक लेने वाली बात नहीं है। तो सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ वेरिएशन होते हैं, वो है रो, लाइन बेस्ड, सर्कुलर टेबल, स्क्वायर टेबल, रेक्टेंगुलर टेबल, 2 पैरेलल रो, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल या फिर मिसलेनियस। तो ये दोनों ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑफिसर कैडर के एग्जाम के लिए। क्लरिकल कैडर में शायद ना भी पूछें, तो ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। सवाल कुछ इस प्रकार से होते हैं, 7 मेंबर फैमिली में दिए रहेंगे, 2 मैरिड कपल है, इंस्ट्रक्शन देने के बाद आपको कंडीशन मिल जाएगी, कंडीशन के अनुसार आपको क्या बोलते हैं इसको, रिलेशन ट्री बनाना है और उसके बेस्ड ऑन पूछे गए सवालों के जवाब देने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वर्ड फॉर्मेशन। ये 1 नंबर का सवाल है और 1 मार्क आपको आराम से नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत बहुत होती है कि आपको डिक्शनरी के में सारे वर्ड्स मालूम है कि नहीं। आपको कैरेक्टर मिल जाते हैं, उस कैरेक्टर से आपको कितने वर्ड्स मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं वो बताने रहते हैं। 1 बनता है, 2 बनता है, 3 बनता है, 4 बनता है, तो उसके अनुसार आपको आंसर का चयन करना होता है। तो अक्सर लोग ये क्वेश्चन स्किप करते हैं, बट अगर आपको कॉन्फिडेंट है, आपको लगता है कि मैं जो काउंटिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है, तो आपको इसको मार्क आउट कर देना है। नेक्स्ट है डेटा सफिशिएंसी। ये चैप्टर बाकी सभी चैप्टर का ही सवाल होते हैं इस चैप्टर में, जस्ट यहाँ पे आपको डेटा की पर्याप्तता को चेक करना है। जैसे कि यहाँ पे एक सवाल है, 5 पर्सन हु ऑल ऑफ आर डिफरेंट हाइट्स अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट। आपको बताना है 5 लोगों में से कौन शॉर्टेस्ट है। आपको स्टेटमेंट 1 में डेटा मिल रहा है जो यहाँ पे दिया है, स्टेटमेंट 2 में डेटा मिल रहा है जो यहाँ पे दिया रहा है। आपको बताना है कि स्टेटमेंट केवल मतलब कौन सा स्टेटमेंट आंसर देने के लिए पर्याप्त है। अगर एक ही स्टेटमेंट से आपको आंसर मिल रहा है तो आपको ये मार्क करना है कि स्टेटमेंट 1 से ही आंसर मिल जाएगा। अगर दूसरे स्टेटमेंट से इकलौते आंसर मिल रहा है तो आपको मार्क करना है कि दूसरे स्टेटमेंट से मिल जाएगा। अगर दोनों को कंबाइन करके आंसर मिल रहा है तो दोनों को कंबाइन करके मिलेगा। अगर दोनों से नहीं मिल रहा है तो दोनों से नहीं मिल रहा। तो ये ऑप्शन A, B, C, D में लिखा गया है, जो मैं आपको बोल के मतलब डायरेक्टली वर्बली बता दिया। ठीक है, तो डेटा सफिशिएंसी भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है PO एग्जामिनेशन के लिए। क्लरिकल एग्जामिनेशन में अक्सर देखने को कभी कभी मिल जाता है, बट रेयरली ही मिलता है। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट। अब ये मेंस लेवल का ही चैप्टर है, तो प्रीलिम्स में तो मैंने देखा नहीं है, बट लिखा नहीं है कि प्रीलिम्स में नहीं आएगा, तो आ भी सकता है। तो रेफरेंस के लिए थोड़ा बेसिक क्लियर रखना। सो इनपुट आउटपुट कुछ इस प्रकार से होता है, मशीन इनपुट आउटपुट, जहाँ पे एक आपको सैंपल दिया रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इनपुट ये रहा, आपको लाइन मिला है, यहाँ पे स्टेप 1 में कुछ परफॉर्म हो रहा होगा, जैसे कि स्टेप 1 में 21 नंबर को आगे ले आए, उसी प्रकार से स्टेप 2 में भी एशियन को आगे ले आए, 21 को पीछे ढकल दिया, वैसे वैसे आपको प्रोसीजर की गई होगी। ठीक है, और उस प्रकार से आपको दूसरे इनपुट पे वो सेम स्टेप परफॉर्म करने हैं उसी लॉजिक से। एक बार लॉजिक पता चल जाएगा, आप उस तरीके से सॉल्व करोगे, उसके बाद पूछे गए सवालों के जवाब देने। 5 नंबर आसानी से ले आओगे। कब पूछा गया था, IBPS RRB PO मेंस 2017। मैंने बोला ना कि ये मेंस में ही पूछा जाता है अक्सर। नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग।
ये भी मेंस एग्जाम का ही टॉपिक है, प्रीलिम्स में नहीं आता, तो प्रीलिम्स के लिए इसको इग्नोर कर सकते हो। बट फिर भी अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग यानी क्रिटिकल रीजनिंग में क्या आता है, तो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्ट्रेंथ एंड आर्ग्यूमेंट, इन्फेरियंस फ्रॉम द पैसेज एटसेट्रा इत्यादि बाकी सारे टॉपिक्स। सवाल एक सैंपल के तौर पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया जाता है, यहाँ पे अजम्पशन होता है और आपको ऑप्शन में से तय करना है कि कौन सा अजम्पशन हो सकता है। दोनों हो सकते हैं तो दोनों, एक हो सकता है एक, इधर 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, तो उस प्रकार से आपको आंसर देने रहते हैं। बट ये मेंस का टॉपिक है, प्रीलिम्स का नहीं है, ये चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो एक बार समराइज कर लेते हैं और देख लेते हैं रीजनिंग एबिलिटी के सारे टॉपिक। जैसे कि रीजनिंग एबिलिटी में हमने देखा कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड टेस्ट, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, वर्ड फॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ये रहा रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस। बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, दोनों का मतलब मैथ्स ही होता है, उसका सिलेबस। सबसे पहला टॉपिक रहेगा सिंप्लीफिकेशन। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। क्लरिकल एग्जामिनेशन होगी तो 10 से 15 मार्क का सिंप्लीफिकेशन पूछा जाएगा, और ऑफिसर कैडर की एग्जाम रहेगी तो आपको 5 नंबर का अप्रोक्सीमेशन पूछा जाएगा। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अगर बात करें सिंप्लीफिकेशन के सवाल, तो कुछ इस प्रकार से होते हैं जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन पेपर में से मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ इस प्रकार के सवाल होते हैं, आपको इसको सॉल्व करना रहता है, और तकरीबन 10 से 15 सवाल क्लरिकल प्रीलिम्स में पूछा जाता है। IBPS RRB क्लरिकल प्रीलिम्स और IBPS RRB ऑफिसर प्रीलिम्स में आपको पूछा जाता है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है, कुछ इस प्रकार के सवाल होते हैं अप्रोक्सीमेशन में, जहाँ पे आपको ये इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करना है। यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी क्या रहेगी 24, तो आपको 24 कंसिडर करना है। ये 3.95 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको 4 कंसिडर कर लेनी है, और 120.03 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको 120 कंसिडर करके इसको सॉल्व करना है और आपको आंसर लेके आना है। तो ये था अप्रोक्सीमेशन जो आपको मेंस एग्जाम में IBPS RRB मेंस नहीं, IBPS RRB PO की प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा, और क्लरिकल में सिंपल सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलता है। समझ में आई बात। ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है आपका नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज में 2 पैटर्न होते हैं, एक होता है मिसिंग नंबर सीरीज, दूसरा होता है रॉन्ग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज की बात करें तो मिसिंग नंबर में कुछ इस प्रकार से सवाल होते हैं, एक फॉर्मेशन बनती है, उस फॉर्मेशन का आपको सॉल्व करना होता है और नेक्स्ट नंबर क्या आएगा वो बताना होता है। जो लॉजिक लगता होगा उस लॉजिक से हिसाब से आपको ये मिसिंग नंबर मिल जाएगा और आपका आंसर नीचे ऑप्शन में से टिक कर लेना है। सेम रॉन्ग नंबर सीरीज का भी पैटर्न होता है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज में भी आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पैटर्न इस पर लग रही है और उस लगने से कौन सा नंबर रॉन्ग मार्क हो रहा है। अगर ये रॉन्ग मार्क हो रहा है तो इसको मार्क आउट करना है, ये रॉन्ग हो रहा है तो इसको मार्क आउट करना है। ठीक है। सो कंपेरेटिवली मिसिंग ईजी रहती है, रॉन्ग में थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है, क्योंकि जहाँ पे रॉन्ग हो रहा है ना, ये वाला रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग है, उसमें दिक्कत आती है। तो आपको वो प्रैक्टिस से वो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, 5 नंबर का टॉपिक रहता है और ये ऑफिस कैडर में जल्दी पूछा जाता है। तो कुछ इस प्रकार से लीनियर क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और x एंड y की वैल्यू लानी है और बताना है कि x ग्रेटर देन y है या फिर x ग्रेटर इक्वल टू y है या फिर x लेस देन y है या फिर x लेस और इक्वल टू y है या फिर दोनों बराबर है या फिर दोनों के बीच में मैचिंग हो ही नहीं सकता। तो एक बार सीख जाओगे तो ये भी आसानी से कर ही लोगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखो, यहाँ पे मैथ्स में अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जाए ना तो पहला तो सिंप्लीफिकेशन है या फिर अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन क्लरिकल कैडर में ज़्यादा पूछा जाता है, अप्रोक्सीमेशन ऑफिसर कैडर में ज़्यादा पूछा जाता है। सिंप्लीफिकेशन क्लरिकल कैडर में 10 से 15 मार्क का होता है, अप्रोक्सीमेशन ऑफिसर कैडर में 5 नंबर का होता है। ठीक है, ये मार्क्स का वेटेज भी बता दिया। उसके बाद सीरीज होती है, सीरीज भी आपको 5 नंबर की पूछी जाती है क्लरिकल कैडर में, और पीओ में भी 5 नंबर की ही पूछी जाती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको 5 नंबर के ही पूछे जाते हैं। क्लरिकल में अक्सर देखने को नहीं मिलता, बट ऑफिसर में आपको देखने को मिल सकता है। और उसके बाद बचा डेटा इंटरप्रिटेशन। ये आपको क्लरिकल कैडर में 5 से 10 मार्क का और ऑफिसर कैडर में 10 से 15 मार्क का देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है,
तो डेटा इंटरप्रिटेशन में काफ़ी सारे वेरिएशन है, जैसे कि टेबुलर फॉर्मेशन वाला डेटा इंटरप्रिटेशन, जहाँ पे आपको टेबल फॉर्मेट में डेटा मिलता है और पूछे गए सवालों के जवाब आपको देने रहते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर के ही सवाल है। लाइन ग्राफ एक चार्ट रहता है, तो लाइन ग्राफ चार्ट में आपको डेटा मिलता है और उस चार्ट के बेस्ड ऑन पूछे गए सवालों को परफॉर्म करके आपको आंसर ढूंढने होते हैं। तीसरा पैटर्न होता है बार ग्राफ, जहाँ पे आपको डेटा बार ग्राफ के फॉर्मेट में मिलता है और उसके बेस्ड ऑन पूछे गए सवालों के जवाब आपको देने रहते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है पाई चार्ट, जहाँ पे पाई चार्ट के बेस्ड ऑन आपको डेटा दिया रहेगा और उसके बेस्ड ऑन पूछे गए सवालों के जवाब आपको देने रहेंगे। नेक्स्ट होता है कैसलेट। कैसलेट का मतलब होता है आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में पूरा डेटा मिलता है, तो उस डेटा को आपको पहले तो फॉर्म करना रहता है टेबल फॉर्म में या फिर जिस भी फॉर्म में वो फॉर्मेट हो, और उसके बाद पूछे गए सवालों के जवाब देने रहते हैं। तो ये काफ़ी लेंथी हो जाता है कंपेयर टू अदर्स। सो डेटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। और यहाँ पे आता है अब डेटा सफिशिएंसी। जी हाँ, डेटा सफिशिएंसी अगर पीओ एग्जाम की बात करें तो डेटा सफिशिएंसी यहाँ पे भी आता है, और डेटा सफिशिएंसी में भी अक्सर यहाँ पे मैथ्स के ही सारे चैप्टर के सवाल पूछे जाते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि दिए गए डेटा में मतलब डेटा पर्याप्त नहीं है, वही चेक करना है। तो दिया गया डेटा आंसर आउट करने के लिए पर्याप्त है तो आपको उसको मार्क करना है। अगर इकलौता फर्स्ट स्टेटमेंट ही इनफ है आंसर देने के लिए ये वाला, तो आपको इकलौता वन स्टेटमेंट मार्क करना है। सेम इकलौता दूसरा स्टेटमेंट ही आंसर देने के लिए पर्याप्त है तो सेम आपको वो मार्क करना है। अगर दोनों मिलकर ही मिलाएंगे तभी आंसर बनेगा, तो आपको दोनों मिलकर ही आंसर दे पाएंगे, ऐसा मार्क करना है। अगर दोनों से मार्क आंसर नहीं दे पा रहे हो तो दोनों से नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा आपको बताना रहेगा। सो डेटा सफिशिएंसी का मतलब यही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वन लाइनर्स। यानी मैथ्स में दो हिस्से होते हैं, एक होता है एरिथमेटिक मतलब न्यूमेरिकल हिस्सा, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन स्पीड आपकी मैटर करती है, और दूसरा होता है वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम या फिर वन लाइनर्स एरिथमेटिक बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो ये सभी चैप्टर्स में से आपको 1 से 2 मार्क का पूछा जाएगा। सबसे पहले एवरेज। एवरेज में कुछ इस प्रकार के सवाल आते हैं। सवाल के पैटर्न बहुत सारे हैं, मैं आपको रेफरेंस के तौर पे प्रीवियस ईयर में के पेपर्स में से जो सवाल मिल रहा है वो सवाल आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये वन लाइनर बेस्ड चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर में से 1 से 2 मार्क का पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एज, यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। सवाल कुछ इस प्रकार से होता है और इस सवाल को आपको सॉल्व करके आंसर मार्क आउट करना है। नेक्स्ट चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन। सवाल कुछ इस प्रकार से हैं और सारे सवाल प्रीवियस मेमोरी बेस्ड पेपर क्वेश्चन के हैं। नेक्स्ट पार्टनरशिप, जहाँ पे सवाल कुछ इस प्रकार से होते हैं। अगला चैप्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें सवाल कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर है हमारा परसेंटेज, जिसमें सवाल कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर है हमारा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये काफ़ी सारे चैप्टर तो आप ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में या फिर 12th स्टैंडर्ड में पढ़ के ही आए हो, वही सवाल है, बट आपके पास टाइम कम है और आपको जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करना रहता है, क्योंकि आपको 80 सवाल बनाना है केवल 45 मिनट्स में। तो आप समझ सकते हो कि आपको स्पीड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। उसके बाद टाइम एंड वर्क, जिसमें सवाल कुछ इस प्रकार से मिलते हैं। उसके बाद रहता है पाइप एंड सिस्टम, जिसमें सवाल कुछ इस प्रकार से मिलते हैं। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसमें सवाल कुछ इस प्रकार से मिलते हैं। उसके बाद होता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें सवाल कुछ इस प्रकार के पूछे जाते हैं। उसके बाद है बोट एंड स्ट्रीम, जिसमें सवाल कुछ इस प्रकार के रहते हैं। उसके बाद है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स, सो इसमें सवाल कुछ इस प्रकार के पूछे जाते हैं। उसके बाद है एरिया बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे कुछ इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है ना, आपको मेंस में ही देखने को मिलती है अक्सर, और वो भी ऑफिसर कैडर मेंस में या फिर क्लरिकल कैडर में मेंस में। प्रीलिम्स में अक्सर देखने को नहीं मिलता, बट फिर भी कहीं पे लिखा नहीं है तो हमें सेफर साइड करके रखना होता है। तो कुछ इस प्रकार के सवाल होते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, कि कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, कितने तरीके से लिखा जा सकता है। और दूसरा चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे आपको संभावना पूछी जाती है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी रहेगी। जैसे कि सिक्का उछालेंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी निकलती है, 2 सिक्का उछाले तो कितनी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो उस प्रकार से आपको वो सॉल्व करना रहता है। और ये रहा फाइनल
क्वांट और न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस, जहाँ पे ये सारे चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, बट इस चैप्टर में सभी चैप्टर का वेटेज 1 से 2 मार्क का ही है। बट यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का वेटेज क्लरिकल कैडर के लिए 10 से 15 मार्क का और ऑफिसर कैडर के लिए अप्रोक्सीमेशन 5 नंबर का। ये पीओ कैडर के लिए और ये क्लरिकल कैडर के लिए। नंबर सीरीज दोनों कैडर में 5 मार्क का पूछा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लरिकल में नहीं देखने को मिलता, ऑफिसर कैडर में 5 नंबर में देखने को मिलता है। डेटा इंटरप्रिटेशन क्लरिकल कैडर में 5 से 10 मार्क में देखने को मिलता है और ऑफिसर कैडर में 10 से 15 मार्क में देखने को मिलता है। ये मैं प्रीलिम्स के वेटेज की बात कर रहा हूँ, ध्यान रहे ना, ठीक है। और एवरेज इन जो हमने एरिथमेटिक चैप्टर्स की डिस्कशन की तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एवरेज इन एज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, स्पीड टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एरिया एंड डेटा सफिशिएंसी। मुझे उम्मीद है कि आपका सिलेबस से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। मानता हूँ कि वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, बट जो नए हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैंने वीडियो में आपको चैप्टर का वेटेज भी बताया, चैप्टर के साथ कौन कौन से मतलब रेफरेंस क्वेश्चन भी दिखाएं कि प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके लिए काफ़ी आइडिया मिल जाता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसी प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको इस IBPS RRB रिलेटेड बाकी सारे भी वीडियो देखने हैं, जैसे उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब उसकी एग्ज़ाम आती है, तो उसके लिए वीडियो जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो का लिंक चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।